ये थोड़ी देर देखो लिख तो दिया। फिर क्यों परेशान कर रहे हो? उसको लिख लेगा अपनी। अच्छा प्रभुता नाम में बना Chromosome is a thread-like structure. Chromosome is a thread-like structure in the nucleus of a cell formed of DNA. In the nucleus of a cell formed of DNA, which carries the genes. Which carries the genes. Next लिखें, a gene is a unit of DNA. A gene is a unit of DNA on a chromosome. On a chromosome, which governs the synthesis of one protein. Which governs the synthesis of one protein that controls a specific characteristic or trait of an organism. A gene is a unit of DNA. पहले क्रोमोसोम की बात करते हैं. तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम is a thread-like structure in the nucleus of a cell formed of DNA which carries the genes. तो क्रोमोसोम जो है ना, थ्रेड जैसा, मतलब बिल्कुल पतला पतला जैसे धागा होता है, तो धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. तो जैसे कोई भी सेल है हमारे पास, तो हमने सेल के बारे में तो पढ़ रखा है, 9th क्लास में पढ़ा था. तो सेल में आप ये देखिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही थ्रेड के जैसे पतले पतले थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं. अच्छा, और ये जो थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड किस चीज़ के बने होंगे? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि जो धागा होता है, नॉर्मली जो धागा होता है वो तो कॉटन का बना होता है, ठीक है. अच्छा, तो लेकिन ये वाले जो थ्रेड्स हैं, ये क्या कॉटन के बने होते हैं? तो हम ये कहेंगे नहीं, ये बने होंगे डीएनए के, ठीक है. और डीएनए विच कैरीज द जीन्स. तो सोचिए, थ्रेड अपने आप में बहुत पतला, वो थ्रेड किसका बना हुआ है? डीएनए का. और डीएनए के अंदर क्या है? जीन्स है. और जीन्स के अंदर क्या है? इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन कैसी? इंफॉर्मेशन इस तरीके की कि हमारा चेहरा कैसा दिखाई देगा, या तो मम्मी जैसा या पापा जैसा, या थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा दोनों जैसा, ठीक है. हमारी आंखों का रंग क्या होगा? वो भी हमारे जीन्स में लिखा हुआ है. हमारे बालों का रंग क्या होगा? वो भी जीन्स में लिखा हुआ है. और तो और हमारे सोचने का तरीका क्या है कि मतलब हम किस तरीके से सोचते हैं कि जैसे मम्मी है, मम्मी को टेंशन ही नहीं होती जरा सी भी, पापा को भी टेंशन नहीं होती जरा सी, हमें बड़ी जरा सी बातों की टेंशन हो जाती है. तो हम ये कहते हैं कि ये भी हमारे जीन्स में ही स्टोर्ड है. तो हम ये कहेंगे कि क्या मम्मी से आ गए वो जीन्स, या पापा से आ गए? मम्मी पापा तो बेफिक्र रहते हैं. तो हम ये कहेंगे मम्मी पापा के सप्रेस्ड जीन्स थे, जो उनके अंदर या तो दादा दादी से आए या नाना नानी से आए, वो हमारे अंदर आ गए, ठीक है.
तो आप ये सोचिए कि क्रोमोसोम किससे बना है, धागे जैसा दिखता है, बना किससे है, डीएनए डीएनए से। क्रोमोसोम है कहाँ पर, सेल के सेल के अंदर। अंदर। आप ये सोचिए कितनी छोटी चीज़ है। तो हम ये कहते हैं ना कि पहले बहुत बड़ा मोबाइल फ़ोन होता था, फिर मोबाइल फ़ोन और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, और मेमोरी कार्ड्स बड़े छोटे छोटे छोटे। आजकल तो इतना जरा सा पतला सा मेमोरी कार्ड है, उसी में 512 GB आप स्टोर कर सकते हैं। सर ये क्या आपको याद, हाँ एक टीवी हाँ चलो 1 TB स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो टी का मतलब जानते हैं, तेरा टेरा का मतलब जानते हैं, ये नहीं पता होगा। बाइट का मतलब जानते हैं, हाँ उसकी क्या वैल्यू होती किस चीज़ की वैल्यू होती है, तो हाँ। बताओ। वो स्टोरेज की हाँ। यूनिट है ना। नहीं तो वो यूनिट का मतलब कुछ तो होता होगा, बाइट का मतलब कुछ तो होता होगा। बाइट चलो जब कभी फुर्सत होगी ना तो तसल्ली से बताएंगे। सर, वैसे आज- बाइट का मतलब जो है वो होता है छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए और मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आप अखबार में फोटो आती है ना बनी हुई फोटो, कहीं पर कोई दर्द का मरहम बेच रहा है ना, जो कहीं एडवर्टाइजमेंट पर, होते हैं, हाँ जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, हाँ एडवर्टाइजमेंट है, या किसी नेता की, फिल्म स्टार की, या किसी क्रिकेटर की, इनकी फोटोज जो होती हैं, तो उसमें आप जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से जरा जूम कर करके देखिए, तो आपको बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक पिक्सल्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, वो जो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, वो जो पिक्सल्स हैं, उसी की तरीके से आप ये समझिएगा कि जैसे मेमोरी है, तो मेमोरी के अंदर भी छोटे 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 बाइट्स होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे बाइट्स होते हैं ना, अब वही बाइट्स जो हैं, अगर बोल दिया जाए MB, तो MB मतलब कितने सारे बाइट्स हैं, मेगा बाइट्स। मेगा का मतलब क्या होता है, जी ये कोई बात हुई, बड़े हाँ। बड़े एक बाइट हो गया एक बहुत बारीक सा छोटा सा टुकड़ा, और मेगा बाइट का मतलब क्या हो गया कि इंटू 10⁻⁶ किलो बाइट का मतलब होता है। केबी भी होती है ना, केबी की फाइल, हाँ। तो केबी का मतलब क्या होता है, किलो बाइट। किलो बाइट का मतलब क्या होता है, 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई करो इतने सारे बाइट्स, 10⁻⁶ मेगा बाइट है ना। आप तो कहते हैं कि यार 5 मेगाबाइट, 5 मेगाबाइट क्या है, मेरे को तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए 1 GB डेटा चाहिए डेली के डेली, कम से कम 1 GB से तो मेरा काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये क्या होता है आपका, ये बन जाता है 10⁻⁶ कहलाता है मेगाबाइट। 10⁻⁶ सोचो जरा कितना हो गया, करोड़ों बाइट्स हो गई। और जब आप बात जाते हैं GB पर, तो GB का मतलब 10⁹ बाइट्स, ठीक है। करोड़ से भी, करोड़ का भी 1000 करोड़ है ना। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब TB की बात करते हैं तो 10⁻12, 10⁻12 मतलब समझ लो कितने ज़्यादा बाइट्स सुबह होते को तो हैं। क्या उससे ऊपर भी होता कुछ हाँ, उससे ऊपर TB से मेरे को ऊपर जानकारी नहीं है, होता होगा लेकिन मेरे को होता है जानकारी TB से। नहीं है, ठीक है। इसमें तो अब आप ये सोचिएगा कि सेल जो है, सेल को देखने के लिए आपको मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। करते जाओ, मैग्नीफाई करते जाओ, तब जाकर सेल दिखाई देगा। फिर छोटे छोटे धब्बे से दिखाई देने लगेंगे, उसमें सबसे बड़ा जो धब्बा दिखाई देगा उसको आप बोलेंगे कि ये तो न्यूक्लियस है। अब जब पता चल गया कि ये न्यूक्लियस है, तो भाई न्यूक्लियस के अंदर भी पतले पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, DNA से मिलकर बना है। और DNA के अंदर क्या है, जीन्स, और जीन्स के अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन। अरे भाई भगवान ने तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना दी हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो निशानियाँ हैं, ये जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे पैदा होने से पहले ही जब हम माँ के पेट में होते हैं, तभी ये चीज़ जो है वो आ जाती है, सारी की सारी जीन्स के अंदर सब स्टोर हो जाती है। इसी वजह से कोई लापता बच्चा है तो कौन उसकी माँ है, कौन उसका बाप है, वो कैसे पता करते हैं, DNA टेस्टिंग होती है, ठीक है। DNA टेस्टिंग होती है, तो DNA टेस्टिंग में वो भी इस वजह से होती है कि जब कभी कोई बच्चा है छोटा और उसको क्लेम करने के लिए उसके माँ बाप आ गए, है ना, तो वो कहेंगे भैया DNA टेस्ट कराओ तभी देंगे, ऐसा तो नहीं देंगे हम। वो कहेंगे लो जी यार मेरे पास आधार तो कोई भी नकली बनवा ले, क्या है उसमें, ठीक है। तो वो जो है DNA की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो वहीं से हमारे अंदर जो हमारी आदतें हैं, वो आदतें वहीं से आ जाती हैं, हमारे पेरेंट्स वाली आदतें, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा और अच्छी बुरी हर तरीके की आदतें होती हैं पेरेंट्स के अंदर भी, ठीक है। किसी के पापा सिगरेट पीते हैं, किसी के पापा शराब पीते हैं, होता होगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी है, जो ट्रेड्स हैं, वो ट्रेड्स जनरली ऐसा भी होता है कि किसी के फादर की आदत बहुत ख़राब है, उसकी आदत बहुत ठीक है। बच्चों की जो आदत है वो बहुत ठीक है, बच्चों की आदत ख़राब है ही नहीं। तो जो बच्चों की आदत ख़राब नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि उनके अंदर भी कोई डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन पड़े हुए होंगे।
अगर कोई आदमी गलत तरीके का बिहेवियर कर रहा है तो इसका मतलब गलत वाले जो उसके अंदर जो जीन्स हैं वो डोमिनेटिंग है, और जो सही वाले जीन्स हैं वो सप्रेसिव जीन्स हैं, यानी कि पड़े हुए हैं चुपचाप रिसेसिव हैं। तो हो सकता है आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में वही रिसेसिव जीन ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए। यूनिट ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए के अंदर ही होता है, डीएनए के अंदर की एक यूनिट है। On a chromosome which governs the synthesis of one protein that controls a specific characteristic or trait of an organism. Which governs the synthesis of one protein that controls a specific characteristic or trait of an organism. ठीक है, specific characteristic, genes, ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे कहाँ तक आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, चाहे आप कितने भी बन ठन कर बैठ जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ा एक इंटरव्यू होता है, आपको मालूम होगा, एक यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, वो होता है सिविल सर्विसेज के लिए। उससे भी ऊंचा एक इंटरव्यू एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मिलिट्री के लिए एक इंटरव्यू होता है। तो कितना आपके अंदर कंट्रोल है, कितना आपके अंदर पेशेंस है, वो देखने के लिए इंटरव्यूअर बड़ा फ्रैंक हो जाता है आपके साथ में इस तरीके की बातें करने लगेगा, आपको लगेगा अरे तो भाई है, तो मेरा अपना भाई है ना। वो क्या करेंगे, वो हर तरीके की चीज़ें रख देंगे सामने, हर तरीके की चीज़ें रख देंगे, वो सामने शराब की बोतलें रख देंगे, है ना। वो वहाँ पर सिगरेट लगा करके, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई स्मोक इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो वहाँ पर वो जला भी लेंगे उसको, और फिर ऑफर भी करेंगे। स्मोकिंग करने वालों की आदत है, इसको भी एटिकेट्स बोलते हैं कि भाई अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ तो मेरे सामने वाला भी करे, मैं फू फू करके हीरोगिरी दिखाऊंगा तो वो भी दिखाएगा, तो वो रख दिया जाता है सामने। ठीक है, एक बड़ा सा बर्तन रख दिया जाएगा, उसके अंदर गुलाब जामुन रखे होंगे, किसी के अगर मीठा कमजोरी हो वहीं पर बैठकर वो हाथ मसलने शुरू कर देगा, पैरों पर यूँ हाथ मीठा मिल जाए बस कैसे भी करके, है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें सामने रख दी जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इन योर कैरेक्टर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ बनाकर दिखा रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी होने लगी हैं, अब इनकी ट्रेनिंग्स भी होने लगी है, भाई तुम्हारी कुछ भी कमजोरी हो तुम ऐसा खेल खेल जाना वहाँ पर कि सामने वाले को पता ना लगने पाए। ठीक, लेकिन जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स और भी ज़्यादा भयंकर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। आंखों में आंखें डालकर देखेंगे, हिप्नोटाइज कर लेंगे, ताकि समझ में आ जाए कि भाई अंदर वाला देश के लिए कुछ करना चाह रहा है या सिर्फ उसको वर्दी की चमक और सितारों की चमक अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस मैं तो वर्दी पहनना चाह रहा हूँ बस। ठीक है, और वहाँ पता चला कि बॉर्डर पर भाई साहब जो है शहीद नहीं हुए, मतलब बॉर्डर पर कुछ डर गए या जो काम आपको करना था वो आप नहीं कर पाए। तो बता दिया था। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, कि ये चीज़ आ गई जीन्स के अंदर, ये चीज़ जीन्स के अंदर आ गई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद फिर एक ही तरीके का वो प्रोटीन है, जैसे यहाँ पर बोला ना दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, तो उसी तरीके का प्रोटीन ना सिंथेसिस होने लगता है, मतलब बनने लगता है बॉडी के अंदर। जो चीज़ आपको चाहिए, मीठा खाना, मीठा, डॉक्टर ने मना कर दिया डायबिटीज़ हो गई है, मीठा नहीं, और वो प्रोटीन सिंथेसिस होता जा रहा है, भाई मीठा खा। तो ये काम कौन कर रहा है, जीन कर रहा है। ठीक है, आगे चलो जी। जीन फॉर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट नोट करेंगे। Gene for controlling the same characteristic of an organism can be of two types. Gene for controlling the same characteristic of an organism can be of two types, dominant और recessive। तो दो तरीके के जीन्स होते हैं एक ही तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस The gene which decides the appearance
of an organism even in the presence of an alternative gene is known as a dominant gene. Is known as a dominant gene. The gene which decides the appearance of an organism even in the presence of an alternative gene is known as a dominant gene. तो अगर ऑल्टरनेटिव जीन भी हमारे पास मौजूद है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि किसी के ब्लैक कलर के बाल हैं, है ना, और तो क्या उसकी बॉडी में सिर्फ ब्लैक कलर के बालों वाले जीन्स होंगे? तो हम ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर ब्राउन कलर के बालों वाले भी जीन्स होंगे, लेकिन वो चुपचाप पड़े हुए हैं, वो रिसेसिव जीन है। तो जो जीन आपका अपीयरेंस डिसाइड करे इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन यानी कि ब्लैक कलर के बाल हैं तो ब्राउन कलर के जो बाल हैं ना, उनका जीन भी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे जीन को हम डोमिनेंट जीन बोलते हैं। जो सामने दिखाई दे रहा है, तो सामने क्या दिखाई दे रहा है कि कोई इंसान लंबा है, तो कोई इंसान लंबा है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या छोटेपन के जीन्स नहीं है, तो हम ये कहेंगे छोटेपन के भी जीन्स हैं, लेकिन पड़े हुए हैं चुपचाप, वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि इंसान लंबा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो टॉलनेस है वो उसका डोमिनेंट जीन हो गया, और जो रिसेसिव जीन है वो ड्वार्फनेस हो गया, यानी कि छोटापन जो है वो आपका रिसेसिव जीन हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, द जीन अब थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या? हाँ, ऐसे हो जाए तो मज़ा ही ना आ जाए। ठीक है जी, अगला लिखेंगे क्या क्या होगा? तो नोट करिए, द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म the gene which can decide the appearance of an organism only in the presence of another identical gene, only in the presence of another identical gene is called a recessive gene. Is called a recessive gene.
ठीक है। तो कोई भी जो करेक्टरिस्टिक अगर सामने दिखाई देता है तो हम ये कहते हैं द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कोई एक तरीके का जीन जो है वो ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को डिसाइड तभी करेगा, रिसेसिव जीन ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को डिसाइड तभी करेगा जब उसके साथ दूसरा भी रिसेसिव जीन ही मौजूद हो। ठीक है, तो फोन को यार दो सामने, तो उसको हम रिसेसिव जीन बोलेंगे। तो रिसेसिव जीन जो है रिसेसिव जीन की प्रेजेंस में ही अपना एग्जिस्टेंस जो है वो शो करेगा। ठीक है, इसको रिसेसिव जीन बोलते हैं। डोमिनेंट जीन जो है उसके साथ अगर कोई रिसेसिव जीन भी मौजूद हो तब भी डोमिनेंट जीन ही सामने आकर अपना जो है एग्जिस्टेंस शो करेगा, वो सामने वैसा ही दिखाई देगा। अब उसके बाद अच्छा ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, ये कुछ अभी एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? टीटी। हाँ, टीटी वाला एग्जांपल लेंगे, टॉलनेस और ड्वार्फनेस वाला एग्जांपल। तो यहाँ पर लेंगे द डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। The dominant gene is represented by a capital letter, and the corresponding recessive gene is represented by the corresponding small letter. Is represented by the corresponding small letter. Is represented by the corresponding small letter. ठीक है, अब एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल in pea plants, the dominant gene for tallness is capital T. The dominant gene for tallness is capital T. Is capital T, and the recessive gene for dwarfness is small t. सर पी लंबा क्या होता है? हाँ जी, सर पी प्लांट लंबा थोड़ी होता है, होता तो है। वो तो फैल जाता है। अरे तो लंबा हो गया, उसे सीधा कर दे। कुछ छोटे होते कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लिया हमने पी प्लांट्स में। तो पी प्लांट्स में अगर हम ये देखें कि टॉलनेस वाला जो जीन है, टॉलनेस वाला जो जीन है वो कैपिटल टी है, और ड्वार्फनेस वाला जो जीन है वो स्मॉल टी है। ठीक है, हम यहाँ पर पी प्लांट का कंपैरिजन किसी यूकेलिप्टस के पेड़ से नहीं कर रहे हैं। यूकेलिप्टस का प्लांट तो आपको पता है ना, बहुत ऊपर तक जाता है आसमान तक। यूकेलिप्टस अर्थ पे सबसे लंबा पेड़ क्या? भाई। उगाते नहीं है अब, पहले उगाते थे, पता नहीं क्या था। आता गया हूँ, हाँ? आता गया हूँ, मतलब किसी से हाँ हाँ, कुछ भी नहीं आता बस तो काम खाली अरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेड़ है। अच्छा। और ओल्डेस्ट भी है। कहाँ पे है? यूकेलिप्टस, EUCALYPTUS, यूकेलिप्टस। तो क्या हुआ, जैसे सड़कें बनी हमारे देश में, सड़कें बनी, तो धीरे धीरे करके सड़कें बनी। ये अंग्रेज़ों के टाइम से धीरे धीरे बननी शुरू हुई। तो सड़कें बनी, तो सड़कों को डिफाइन करना है, खेतों को डिफाइन करना है। तो ये तो था नहीं कि भाई सीमेंट के वो ब्लॉक्स लगा दिए जाए, है ना। तो इतना तो था नहीं, पहले डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था।
तो अब आप ये देखेंगे जैसे सड़क खत्म होती है, तो सड़क अगर इधर खत्म हो रही है तो सड़क को खत्म किस तरीके से कहा जाए? मिट्टी से। मिट्टी से। कैसे खत्म कैसे? जैसे कहीं पर सड़क नहीं थी, जैसे मान लीजिए कहीं पर सड़क नहीं थी, खेत वगैरह थे और वहीं से कोई हाईवे निकल रहा है, तो सड़क खत्म कैसे होती है? बैरियर लगाया जाता है लास्ट में, या तो लोहे के लगाए जाते हैं, है ना, जिनको तोड़कर गाड़ियां रात में निकल जाती हैं और जो है आसमान की सैर करते हुए फिर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो या फिर सीमेंटेड बैरियर्स बनाए जाते हैं। तो अब पहले तो उतना डेवलपमेंट था नहीं, जब पहले डेवलपमेंट था नहीं तो फिर क्या करा गया कि उस पर ना सड़कों के किनारे लंबे लंबे पेड़ लगा दिए गए। अब वो लंबा लंबा पेड़ क्या होता है, वो छोटा सा ही लगाया जाता है लेकिन वो डेवलप होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा तक जाता है। अब धीरे धीरे ये देखा गया कि यूकेलिप्टस के पेड़, इंडिया की जितनी भी सड़कें थी, सड़कों के किनारे किनारे सिर्फ यूकेलिप्टस के पेड़ दिखाई देते थे, बहुत ऊपर तक आसमान तक जा रहा है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, ठीक है। अच्छा, तो वो ऊंचे पेड़ लगाने का भी एक पर्पस था। वो पर्पस ये था कि ऐसा ना हो कि ये पेड़ ही इतना बड़ा हो जाए कि जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो इसकी पत्तियां और झाड़ियां वो सड़कों तक आने लगे और लोग जो है गाड़ियों में ऐसे बच बच कर निकलें, ठीक है, कि बार बार पत्तियां और झाड़ियां आ रही है। तो आप ऐसा पेड़ लगाएं जो काफ़ी ऊंचा जाता है और ऊंचा जाकर फिर उसकी पत्तियां वत्तियां निकलती हैं, ठीक है। तो उससे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे कि एटमॉस्फेयर के लिए ऑक्सीजन भी मिलेगी और जो है रोड का डिवीज़न भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये किया जाता था, लेकिन वो फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो पानी को बहुत एब्जॉर्ब करता है, तो ग्राउंड से पानी को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है कि वाटर लेवल जो है ग्राउंड वाला जो वाटर उसको ख़त्म किए दे रहा है वो प्लांट। तो फिर धीरे धीरे उन प्लांट्स को ख़त्म करा गया और वापस हम लोग इंडिया जो है अपने ट्रेडिशनल प्लांट्स पर आ गया है। क्या कह रहे हो? सीड कहीं तो मिलती होगी। हाँ मिलती है मार्केट में, किसान सेवा केंद्र पर। मतलब ये अधिकतर कहाँ पे है इंडिया में? वही उग नहीं सकते। ये कहीं उगते नहीं है, इनको उगाया जाता है, मतलब सीड लगा। कहाँ उगाया जा सकता है? हाँ कहीं पर भी किसी भी मिट्टी में, ठीक है। आपके यहाँ पार्क में उगा सकते हैं? पार्क में उगा देना, हाँ। लेकिन जब भी कोई देखेगा कि यूकेलिप्टस का पेड़ है वो उखाड़ के फेंक देगा। इसी तरीके से आप सोचते हैं कि जैसे सजाने के लिए आजकल पाम ट्रीज बहुत लगा देते हैं, तो उनको भी मतलब आजकल जो है प्रेफर नहीं करा जा रहा, क्योंकि क्या है कि वो भी पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि वापस से इंडिया जो है अपने ट्रेडिशनल जो प्लांट्स हुआ करते थे, पीपल, शीशम और बैंगन ट्री और नीम ट्री, इसी पर आ रहा है। तो अब आप ये देखिएगा इनके पूछो कि जो डिवाइडर्स अगर आप देखेंगे ना, जितने भी डिवाइडर्स बन रहे हैं सड़कों पर, तो बीच बीच में सब जगह आजकल ज़्यादातर नीम के पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो देखिएगा फॉर एग्जाम्पल इन टी प्लांट्स, तो अब हम टी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो पी प्लांट का कंपैरिजन पी प्लांट्स के साथ ही होगा। पी प्लांट का कंपैरिजन पी प्लांट के साथ ही होगा। तो पी प्लांट्स अलग अलग तरीके के, किसी की हाइट ज़्यादा, किसी की हाइट कम। अभी पी प्लांट का कंपैरिजन किसी चूहे का कंपैरिजन जिराफ के साथ थोड़ी करेंगे, तो चूहे का कंपैरिजन चूहों के साथ ही होगा। अच्छा, बाकी सारे चूहों में ये वाला चूहा थोड़ा लंबा है, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा ये लंबा है तो इसका मतलब इसके अंदर टॉलनेस वाला जीन जो है वो डोमिनेटिंग है, वो डोमिनेंट जीन है। तो एग्जांपल लिया गया कि टॉलनेस का जीन जो है वो कैपिटल टी था पी प्लांट्स में, और जो ड्वार्फनेस का जीन था वो स्मॉल टी था, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हम ये कहेंगे अगला आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जीनोटाइप, GENOTYPE, जीनोटाइप। जीनोटाइप तो हमें दो टर्म्स और देखनी है, जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। ये डोमिनेटिंग जीन हमने देख लिया, डोमिनेंट जीन का ये हो गया डेफिनेशन, और रिसेसिव जीन का डेफिनेशन ये हो गया। उसके बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप का डेफिनेशन देखेंगे। इसमें लिखें जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। Genotype is the description of genes present in an organism. It is always a pair of letters such as
It is always a pair of letters such as capital T, capital T, capital T, small t, और small t, small t. ठीक है, it is always a pair of letters. तो जैसे हम pair of letters देख रहे हैं, तो कैपिटल टी का मतलब क्या है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म या कोई एक प्लांट जिसके अंदर दोनों के दोनों जीन्स जो हैं वो टॉलरेंस वाले ही हैं. कैपिटल टी का मतलब टॉलरेंस और स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फनेस. ड्वार्फनेस मतलब छोटापन. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जीन्स जो है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. जीन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा. तो कैपिटल टी एक तो ये हो गया. दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी. कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या है कि एक तो टॉलनेस वाला जीन है और एक शॉर्टनेस वाला जीन है स्मॉल टी. तो और एक है स्मॉल टी का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों जो जीन्स हैं वो शॉर्टनेस वाले ही हैं. ठीक है, तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है तो आप ये मत सोचना कि इसमें एक कॉम्बिनेशन स्मॉल टी कैपिटल टी भी होगा. ऐसा कुछ नहीं होता. एक बड़ा और एक छोटा बस. तो उसमें हमेशा एक नियम है कि अगर आपके पास कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर पहले लिखेंगे, स्मॉल लेटर बाद में लिखेंगे. ये होता है. हाँ, क्योंकि वो डोमिनेटिंग होता है तो डोमिनेंट वाला जो जीन्स है उसको पहले लिख देते हैं. ठीक है, चलो जी. तो ये जीनोटाइप हो गया. उसके बाद आप लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट विच इज विजिबल. ट्रेट का मतलब होता है बिहेवियर. जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी बिहेवियर है, दैट इज कॉल्ड ट्रेट. द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप. द कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर लिखें पहले फिनोटाइप. The characteristic or trait which is visible in an organism is called its phenotype. तो हमें किसी का फिनोटाइप दिखाई देता है. हम किसी को देख रहे हैं और हमने देखकर कहा कि इसकी तो हाइट बहुत ज़्यादा है. तो वो जो हमको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस. तो जो चीज़ बाहर दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप. हमें नहीं पता उसकी बॉडी के अंदर जीन्स का कॉम्बिनेशन क्या क्या है. ठीक है, तो हम नहीं जानते कि वो टॉल किस वजह से दिख रहा है. कैपिटल टी की वजह से दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से दिखाई दे रहा है. इसमें भी जो ऑर्गेनिज्म है वो लंबा दिखाई देगा. और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी जो है वो रिसेसिव जीन होता है स्मॉल टी. तो वो रिसेसिव वाले जीन को सप्रेस कर देगा. तो जब वो रिसेसिव वाले जीन को सप्रेस करेगा तो एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होगा ऑर्गेनिज्म का? लंबा ही होगा. तो वो लेंथी ही आपको दिखाई देगा, टॉल ही दिखाई देगा. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो था वो एक साइंटिस्ट का था. उसका नाम था ग्रिगोर मेंडल. तो अब हेडिंग डालेंगे. हाँ, वही करेंगे. अब अगला लिखेंगे रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स. तो सब हेरिडिटी कहते हैं ना. हाँ जी, कैपिटल का डोमिनेंट होता है. हंसा मत करो यार फालतू में. हंसा मत करो, पूछ ही तो रहा क्या हो गया. मैं पूछा था इससे. वो उसने इनहेरिटेंस पूछा तो उस पर भी हंस रहे हो. किसने पूछा? तो इसने बोला था ना. मैंने उस पे हंसा ही नहीं, वो अलग पूछ रहा था उस तो पे. अलग ही हंसते रहते हो मतलब. नहीं, हम दोनों ये पूछ रहा था बस. जैसे कैपिटल लेटर डोमिनेटिंग होता है तो अगर फिर लाइक जिनकी हाइट छोटी होती है उस केस में कैसे? उस केस में स्मॉल टी यही है कि इसका कॉम्बिनेशन स्मॉल टी. तो सर जो अभी आपने वो ट्री का नाम दिया था जो उगता रहता है मतलब Eucalyptus. उसमें वो हमारा कैपिटल टी क्यों रहेगा? कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा. वो कभी यूकेलिप्टस स्मॉल के टी ऐसा नहीं है. यूकेलिप्टस के कभी कभी पौधे छोटे हो जाते हैं. जैसे आप कई बार किसी नीम के पेड़ को देखोगे कि बहुत बड़ा है, लेकिन कई बार अगर आप देखोगे तो आपको कोई नीम का पेड़ कोई ना कोई छोटा भी दिखाई देगा. ठीक है ना. उसको जैसे बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा भी दिखाई दे जाता है और कई बार छोटा भी दिख जाता है, तो उसको बॉन्साई बैनियान बोलते हैं. बॉन्साई. ठीक है, चलिए अब इसके बाद लिखेंगे रूल्स फॉर इनहेरिटेंस
ऑफ ट्रेड्स। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। इंसान ग्रिगोर मेंडल नाम था साइंटिस्ट का। तो दो रूल्स हैं, एक मोनोहाइब्रिड रूल है और एक है डाईहाइब्रिड। तो हम दोनों से गलत। हाँ दोनों उसमें हैं। मेडल अच्छा तुम पागल हो थोड़े से। हाँ अच्छा मना कर रहा है कि थोड़ा सा नहीं पूरा। इससे भी डिस्टरबेंस होता है, बिना मतलब ही हंस रहे हो बैठ के। और लिखा हुआ भी है परफेक्टली इम्परफेक्ट। तो गलत नहीं लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है। फर्स्ट है मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। अरे परिधि ये ना दरवाजा बंद कर दो, ये तो चली जाएंगी, रात में मच्छर मेरे घर में आ जाते हैं, फिर सोने में दिक्कत होती है। उनकी जरूरी बातें चलती हैं। दोबारा करना है। जरूरी नहीं। तो छोटी सी चीज होती है बस ये, आप शाम के टाइम अपने घर के दरवाजे बस बंद रखो तो मच्छर नहीं आता। डेंगू। लेकिन कुछ लोगों को ये आदत होती है कि दरवाजा खुला छोड़ दे, चौपट छोड़ दे बिल्कुल, सर कुछ है नहीं ना, आते भी नहीं पता। और आते रहो मच्छर, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको ये आदत होती है कि वो सोते टाइम अपने सर पर ही ऑल आउट जलाकर और मच्छरदानी वो कॉइल वॉइल जलाकर और सो जाते हैं, उन्हें उसका जहर चढ़ता ही नहीं है, वो खुद ही इतने जहरीले होते हैं। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जैसे पेरेंट्स जो है ना, तो पेरेंटल जनरेशन, जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसको हमने बोल दिया पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स के बाद में फिर हमारे पेरेंट्स पैदा हो गए तो वो हो गई पेरेंटल जनरेशन। पेरेंट्स के बाद में फिर हम पैदा हो गए तो फिर वो हमारी जनरेशन हो गई। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें ना हमारे जो सिलेबस है, अब हमें नहीं मालूम कि भाई जो जर्नी है ह्यूमन बींग्स की वो कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, हमें इतना मालूम नहीं है। हम भी अगर जानना चाहें या अपनी फैमिली का ट्री बनाना चाहें तो हम अपने पेरेंट्स के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, और मतलब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनसे भी पीछे वाली एक पीढ़ी हो गई, तो हम 7, 8 या 10 पीढ़ी तक जान पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई हर घर में होता है जो पूरा का पूरा ट्री बनाकर रखता है कि भाई हमारा खानदान है पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि ओरिजिन कहाँ से है, स्टार्टिंग कहाँ से है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो ग्रिगोर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था तो उसने कहा कि सबसे पहले क्या बोल रहे हो, स्टार्टिंग तो 2 इंसान जो हुई होगी। हाँ ये बताया जाता है। क्या? एडम एंड ईव हाँ, सबसे ये पहले जो हम पढ़ते हैं ना, ये वो क्रिश्चियंस का बिलीव है। ये मैकॉले थ्योरी तो हम जानते हैं, मैकॉले थ्योरी। ये जो डार्विन एवोल्यूशन के बारे में तो अरे डार्विन एवोल्यूशन छोड़ो ना, डार्विन कब बाद में पैदा हुए, डार्विन? 1200 साल पहले पैदा हुए, ठीक है ना, वो छोड़ दो। मतलब कुल मिलाकर ये है कि वो डार्विन थ्योरी जो है वो किसने बनाई, वो किसी ज्यू ने बनाई या किसी क्रिश्चियन ने बनाई, ठीक है। और ज्यूज और क्रिश्चियनिटी जितने भी हैं ये कितने साल है, 1500 साल पुराना है ना। तो 1500 साल पुराना, क्योंकि हमारे कंट्री में मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई, और वो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई ही नहीं है, नेक्स्ट ईयर चेंज होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी चेंज हो जाएंगी जिसके बारे में आपने भी नहीं सोचा होगा, और आप बाद में जूनियर्स को बताया करोगे कि यार हमने तो ये पढ़ा था, तुम ये पढ़ मजे आ लो, ठीक जाएंगे है। औरों के। जैसे हाँ औरों के मजे आ जाएंगे। नहीं, मज़े वगैरह कुछ नहीं आएंगे, एक्चुअल चीज़ तो पता होनी चाहिए ना भाई। अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो यही पढ़ रहे हैं कि एडम और ईव, ठीक है। और हमारे जो पुराने ग्रंथों में वो यही बताया गया है, और उसको अगर सुन भी लेते हैं तो जनता हंसना भी शुरू कर देती है, अरे इसको क्या पता, पढ़ा लिखा तो है नहीं,
है ना। तो अगर कोई ऐसी बात बोल देता है भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं, कोई ना कोई पहले था ना कोई आज है ना कोई बाद में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी है उन्होंने पूरी जो सृष्टि है उसकी रचना करी है, सृष्टि समझ रहे हो, यूनिवर्स उसकी रचना करी है, ठीक है। तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स इतना ज़्यादा जो है, इतना ज़्यादा यहाँ पर जो बाहर से फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं तो इतनी इन्वेजन्स हुई है ना, इन्वेजन्स में सबसे पहले हमारे स्क्रिप्चर्स ही बर्न करे गए हैं, वही जलाए गए हैं। तो जब स्क्रिप्चर्स ही नहीं बचे तो स्क्रिप्चर्स जिन लोगों ने थोड़े बचा कर रखे हैं, जिनकी मेमोरी में चीज़ें सेव थी, उन्होंने लिख कर काफ़ी सारी चीज़ें बचाए रखी, नहीं तो ओरिजिन जो था वो ख़त्म ही हो जाता। और कुल मिलाकर कहानी ये थी कि इंडिया की खोज किसने करी? वास्को ड गामा। पागलपने की बात है, वास्को ड गामा ग्रेविटी की खोज की थी। कमाल हो गया। वो तो खुद अमेरिका अमेरिका की जो ब्रह्म मैं वो मेरे को नहीं मालूम, पर ये वास्को ड गामा अगेन फालतू की थ्योरी है ना, कि यहाँ पर पहले कोई गाजियाबाद को जानता नहीं था तो कोई वहाँ पर पहुँच गया, मैंने करी है इसकी खोज, ठीक है, मैं नहीं देखा है बस। वाह, तो ये बेकार की बात है। खैर अब हम आ जाते हैं, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लेकिन जो इंडिया की खोज वास्को डी गामा। हाँ, वो बता तो रहा है, थोड़ा अजीब होगा ना। तो अब आप ये देखिएगा कि अब आप ये देखिएगा कि कुछ जो अब यहाँ पर बताया गया कि पेरेंटल क्रॉस, तो पेरेंटल क्रॉस ये माना गया कि भाई शुरुआत में एक जो टॉल प्लांट था, एक टॉल प्लांट था, तो हमने टॉल प्लांट इस तरीके से बना दिया ऐसे, और इसके जो जीन्स हैं वो बता दिया जेनेटिक कॉम्पोजिशन, यानी कि जीनोटाइप, कैपिटल टी है, क्रॉस करा दिया गया इसका। एक नहीं ये प्लांट है, बनाना नहीं है, ये हो गया स्मॉल टी, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये इसका जीनोटाइप हो गया, तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि ये फादर हो गए, मदर हो गए, है ना। फादर और मदर का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन हुआ, तो नेक्स्ट जो जनरेशन आई वो सब जो है वो सारे के सारे लंबे ही आ गए। कैपिटल टी, सारे टी तो कैपिटल टी को तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले तो डोमिनेंट चैनल था, मतलब सर जो नॉर्मल आदमी की जो हाइट होती है वो हमारी कैपिटल टी और स्मॉल टी होगी नहीं। हाँ जी, अभी रुक जाओ जरा 2 मिनट। तो इसको बोलते हैं पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस, और ये क्या होगी? F1 जनरेशन, पेरेंटल क्रॉस और F1 जनरेशन। तो अब आप ये देखिएगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर कॉम्बिनेशन करा जाए, मतलब हमने क्या करा कि एक तरह से मान लीजिए कि ये फादर के जीन्स हैं या मान लीजिए मदर के जीन्स हैं, तो वो इस वजह से नहीं मान रहे क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि कभी कुछ केसेस ही होते हैं जहाँ पर मदर लंबी है और फादर छोटे हैं, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि भाई फादर लंबे हैं और मदर छोटी है, क्योंकि एवरेज हाइट जो वुमेन की है वो मेन से कम होती है। तो अब आप ये देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हमने जो फादर है, फादर के जीन्स को स्प्लिट करके लिख लिया, मदर के जीन्स को स्प्लिट करके लिख लिया। अब मदर का कौन सा जीन फादर के साथ कंबाइन कर जाए क्या पता, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कंबाइन कर दिया, ऐसे ये वाला इसके साथ कंबाइन कर गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ये वाला इसके साथ कंबाइन कर गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कंबाइन कर गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी पहले थोड़ी स्मॉल टी पहले नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स हमको क्या मिल गए? टॉल प्लांट्स मिल गए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे हम पी प्लांट्स का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर इसको ह्यूमन बींग्स के साथ क्या एग्जांपल लेकर समझा जाए, तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई एक इंसान है, कोई एक मैन है जिसकी हाइट ठीक ठाक है, अच्छी खासी हाइट है, और एक इंसान है, मतलब एक लेडी है जिसकी हाइट बहुत कम है, ठीक है। तो अगर उन दोनों की शादी हो जाती है तो जो उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे
तो अगर उसमें मेन का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो कैपिटल टी है और अगर कोई छोटी हाइट का है तो ऑब्वियसली उसके अंदर यही दोनों जीन्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब ये श्योरिटी है इस चीज़ की कि इनकी जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी उनकी सबकी हाइट ज़्यादा ही ज़्यादा होगी, ठीक है, उनमें से किसी की हाइट कम नहीं होगी, ठीक है। अब हमने कहा कि ये पेरेंटल क्रॉस हुआ, अब ये F1 जनरेशन हुआ, तो F1 जनरेशन होते ही हमने ये कहा कि भाई अब F1 जनरेशन का अगर आपस में क्रॉस करा दिया जाए तो एक नई जनरेशन पैदा हो जाएगी। उस नई जनरेशन को हमने बोल दिया F2 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन बोल दिया उसको। तो क्या अब गारंटी है अगर F1 जनरेशन का F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस करा दिया जाए तो क्या गारंटी है कि अब सारे के सारे लंबे ही होंगे? तो हम ये कह देंगे कि हाँ भी हाँ गारंटी है। लेकिन करके देखा गया क्रॉस, तो करके देखा गया तो उसमें क्या हुआ कि 3 तो लंबे हुए है ना और एक छोटा हो गया, ठीक है। तो वो अब आप ये देखिएगा कि अब F1 क्रॉस करा जाएगा, तो F1 क्रॉस कैसे कर दिया? अब दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म मेरे को निकालने हैं वो F1 में से ही निकालने हैं। तो ये जो जनरेशन पैदा हुई इस जनरेशन में से ही एक इधर आ गया। समझ के लिए बना दिया तो अपनी समझ के लिए कुछ बोलेंगे। आप लोगों की सीरियसनेस 2-3 दिन की रहती है, फिर वैसे के वैसे हो जाते हो। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा प्लांट, ये भी लंबा प्लांट, छोटा अब हमने कहा कि अब दोनों का ही जीनोटाइप ये है कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने कहा कि चलिए भाई इनको भी स्प्लिट कर लो, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इधर, तो कैपिटल टी इधर स्मॉल टी इधर, कैपिटल टी इधर स्मॉल टी इधर, ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा कैपिटल टी, ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कर जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कर जाएगा तो स्मॉल टी, ये हो गया। तो इसका मतलब ये वाला प्लांट लंबा होगा, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी लंबा होगा, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी लंबा होगा, ये स्मॉल टी, ठीक है। पेरेंटल क्रॉस बोलेगा। हाँ, इसको बोलेंगे F1 क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस नहीं बोलते। अब F1 जनरेशन का क्रॉस करा जा रहा है ना, समझ गए? F2 को क्या बोलते हो? F2 फिलियल टू जनरेशन, ठीक है, F1 को फिलियल 1 जनरेशन। पेरेंटल क्रॉस बोलते हैं। बड़ा क्या पता नहीं मन में क्या बोल जाता है, ये खतरनाक है। अच्छा अब जरा नोट करें जीनोटाइप ऑफ रेशियो क्या? इसे पेरेंटल क्रॉस ही बोलने लगते हैं। अरे भैया वो पेरेंटल क्रॉस था क्योंकि वो पेरेंटल जनरेशन थी, फिर पहली जनरेशन आई तो उसको F1 जनरेशन बोल दिया। अब F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करा गया, वहां से कोई 2 पौधे ले लिए गए, दोनों ही लंबे पौधे, तो 3 पौधे लंबे पैदा होंगे और एक छोटा पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। जीनोटाइपिक रेशियो ये पूछा जाता है एक नंबर में, केस स्टडी का क्वेश्चन बनता है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड दोनों में से, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा आपको इसके। जीनोटाइपिक रेशियो जो है ये इसमें आप ऐसे लिखेंगे कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। कैपिटल टी वाले कितने हैं? 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 और स्मॉल टी वाला 1। फिर लिखेंगे फिनोटाइपिक रेशो। तो फिनोटाइपिक रेशो का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस वाला रेशो, तो वो क्या हो जाएगा टॉल इज टू ड्वार्फ, तो 3:1। 3:1 मतलब अगर 4 पौधे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से 3 के तो लंबे होने के चांसेस हैं और 1 का शॉर्ट होने के चांसेस हैं। 3:1, ठीक है। तो भाई ये आपका हुआ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस वाला। इसके बाद डाईहाइब्रिड बचता है और एक सब लिखना है। और नहीं तो क्या मैं वैसी कहानी लिख रहा हूँ, पागल हूँ क्या मैं? लिखा है समझाने के लिए। ठीक है, तो ये मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड
इसके बाद डाई हाइब्रिड वाला करना है हमको, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो सर ये अभी डाई हाइब्रिड है और आफ्टर वो है ये क्या कहते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये दो चीज़ें इस चैप्टर में बची हुई सर है। ये नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ, एक क्लास में बची है, स्टार्टिंग में तो सर परसों टेस्ट है। परसों टेस्ट है। सर, इसका ले लेना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तुम बाद में दे देना। सर उसके अगले दिन तो मेरा तुम बाद में दे देना। अब मैं वो बता रहा हूँ, मैं 29 के बाद टेस्ट अगर प्लान करता हूँ तो फिर उसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो वैसे किसी ना किसी के एग्जाम चलती सर रहेगी। मेरे तो एक उससे पहले तो मेरा टेस्ट सीरीज का पर्पस ये है कि आप लोग जो जो मैं चैप्टर बताता हूँ उस चैप्टर की तैयारी करके आते हैं। ठीक है, चलो जी। सर कल सुबह है क्लास। कल की छुट्टी है, सर सुबह नहीं है ना, कल छुट्टी। वो भी तो सर परसों तो रखोगे ना, परसों हाँ, परसों रख लेंगे। सर जल्दी उठ जाते हैं अगर आप बुलाते हो। कल सुबह ये परसों सर अगर आप बुलाते हो ना जल्दी उठ जाते हैं। पढ़ना शुरू कर दो। AK चिल्ड्रन अकेडमी में हाईएस्ट आने चाहिए।